जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के एग्जाम में जीएस के आपके 50 सवाल आएंगे और इन 50 सवालों के साथियों दो सेट आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, यानी कि 50-50 सवालों के साथियों दो सेट यहां पर हम लोग देखने वाले हैं। और मैं कहूंगा साथियों, जो शुरुआत के 50 सवाल हैं इसमें से आपके तकरीबन 23 से 24 सवाल आपको सही करना है और उसके बाद अगले जो 50 सवाल है उसमें आपको 20 से 22 सवाल साथियों तय करना है। तो कुल मिला के साथियों आज की ये कट ऑफ आपकी रहती है। ऐसे ही आपके डिक्टो यही सवाल साथियों आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो परीक्षा से पहले परीक्षा वाले अगर सवालों को आप लोग देख लेते हैं तो आपकी जीत पक्की हो जाएगी और सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा 100 सवालों में से कितने सवाल आप लोग सही करते हैं। ठीक है ना। कह रहे कि संविधान में मौलिक अधिकारों के विचारों को लिया गया है, तो कहां से लिया गया है? मौलिक अधिकार यानी कि मूल अधिकार तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। उसके बाद देखिए 1024 बाइट बराबर है, तो 1024 बाइट किसके बराबर है? मैं कहूंगा 1 केबी के बराबर है, 1 किलोबाइट के बराबर है। कह रहे कि बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना इनमें से किस वर्ष में की थी? यानी कि बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन कब की थी? तो 1526 में की थी। इस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि किसे ग्रही गति के 3 नियमों की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है? यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रही गति के जो 3 नियम है किसने के द्वारा दिए गए थे, किसके द्वारा? तो जोहानसन केपलर के द्वारा साथियों ग्रह के 3 नियम दिए गए थे। उसके बाद देखिए करके एक स्वयंपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं को ग्लाइजोनेशन द्वारा पूरा किया जाता है, या प्रकाश संश्लेषण द्वारा, या गमन द्वारा, या श्वसन द्वारा? बताइए। तो आपको याद रखना है साथियों कि एक स्वयंपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं को प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरा किया जा सकता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में पराजित किया था? मुझे बताइए। तो साथियों 1526 आपका यहां पर जवाब हो जाएगा, यानी कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत की प्रथम लड़ाई में हराया था, जो कि 1526 में हुआ था। उसके बाद देखिए कि HIV की फुल फॉर्म साथियों क्या होती है? बताइए। तो मैं कहूंगा ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये कहां पर लिखा हुआ है साथियों? मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो ये HIV की फुल फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद देखिए कह रहे कि आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है, यानी कि मिल्की वे वर्गीकृत की गई है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। बिल्कुल साथियों, सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में ही मिल्की वे वर्गीकृत की गई है। उसके बाद देखिए साथियों जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो अस्थियों का नहीं, जीवाश्मों का। बिल्कुल सही, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है? मुझे बताइए। साथियों अगर आप लोग 100% आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम को साथियों पास करना चाहते हैं तो आपके लिए आपको साथियों आपके एग्जाम के लिए 100 मॉक टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं, और उसके अलावा जितने भी साथियों पीवाईक्यू बनते हैं आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो आपको दिए जा रहे हैं, सब सॉल्यूशन के साथ दिया जा रहा है। तो ये चीज आपको सिर्फ और सिर्फ 249 रुपीज में साथियों दी जा रही है। और अगर आपका एग्जाम साथियों एनटीपीसी का है तो एनटीपीसी के भी साथियों आपको 100 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे और पीवाईक्यू दिए जाएंगे प्रीवियस, यानी कि एनटीपीसी के जितने पेपर हो चुके हैं शिफ्ट वाइज शिफ्ट, उन सभी शिफ्ट्स का सॉल्यूशन होगा। ठीक, और ये 249 में ही है ये भी। अगर आपका साथियों एग्जाम ग्रुप डी का है तो ग्रुप डी के भी आपको अलग से 100 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे और पीवाईक्यू दिए जाएंगे। ठीक है ना। ये 249 में सारी चीजें, सारे एग्जाम, सारे रेलवे के एग्जाम, सारे एसएससी एग्जाम के साथियों सब कुछ आपको दिया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 249 रुपीज में। तो मैं कहूंगा साथियों अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल के लिए इसको पढ़ लेते हैं तो मेरे हिसाब से 70% क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। तो प्रत्येक परीक्षा में साथियों 90% नहीं तो 70% तो कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। और रेलवे कांस्टेबल के बाद साथियों आपका ग्रुप डी का भी एग्जाम है और एनटीपीसी का भी एग्जाम है। ठीक है ना, और ये भी आपको मिल जाएगा। तो इसको साथियों अगर आपको कोई दिक्कत लेने में आएगी तो इस हेल्पलाइन नंबर पर आप लोग कॉल कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए, अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए और अपना सिलेक्शन निश्चित करने के लिए इसको जरूर ले लीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार
निश्चित प्रदान किए गए। यानी कि मौलिक अधिकार की जब हम साथियों बात करते हैं तो मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद में है, तो अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है, तो धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक क्या है साथियों, लेड है। यानी कि ये सवाल अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो जवाब मैंने आपको बता दिया है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो हड़प्पा सभ्यता साथियों कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी ये सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। अगला देखिए करके समान पदार्थों के अणुओं के बीच के आकर्षण बल को क्या कहा जाता है, तो इसको साथियों संसंजक बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संसंजक बल कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए करके शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में कौन से वर्ष में मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था, तो अगर 2002 की हम बात करते हैं तो 2002 आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में 2002 में एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था। उसके बाद देखिए करके किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है। देखिए अगर प्रोग्राम में कोई दिक्कत, कोई त्रुटि आ जाए या कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको एरर कहा जाता है। यानी कि कंप्यूटर की भाषा में बग को साथियों एरर कहा जाता है। अगला सवाल करके मैसूर महल का निवास स्थान क्या था, तो वोडेयारो था। क्या था साथियों, वोडेयारो था। अगला देखिए यानी कि रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहां पर स्थित है, तो ये तो साथियों त्रिपुरा में स्थित है। कहां पर है रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य, अगर आपसे पूछा जाए तो त्रिपुरा आपको बतला देना है। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है करके शरीर के किस अंग का संबंध सूखा रोग यानी कि रिकेट से है, तो देखिए हड्डियों की अगर बात करें तो हड्डियों से संबंधित होता है ये रिकेट्स नाम का रोग। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को तुरंत साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम के लिए जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है मैं कहूंगा ये कंटेंट सबसे शानदार है और सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या कहा जा रहा है कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या थी, तो साथियों उसकी घुड़सवार सेना या उसकी सैन्य कुशलता या तुलगमा पद्धति या अफगानों की आपसी, तो उसकी जो सैन्य कुशलता थी ये एक प्रमुख कारण था बाबर की जीत का। नेक्स्ट नंबर का सवाल कह रहे कि निम्नलिखित में से क्या बेरी सेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है, तो क्या होता है साथियों, जो चेचक नामक रोग होता है ना, ये आपको याद रखना है कि ये बेरी सेला जोस्टर नामक वायरस की वजह से होता है। अगला सवाल कह रहे कि आकाश गंगा या मंदाकिनी में तारों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है साथियों, 1,00,000 मिलियन होती है, ये भी आपको याद रखना है। यानी कि आकाश गंगा में तारों की संख्या पूछे तो 1,00,000 मिलियन, मंदाकिनी में तारों की संख्या पूछे तो 1,00,000 मिलियन। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है साथियों, आपको याद रखना है कि हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है, हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। अगला देखिए कह रहे कि किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है, तो किसमें साथियों, देखिए ग्रेफाइट में पाई जाती है और आयोडीन में पाई जाती है। यानी कि आपका जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आखिर करते क्या थे, क्या ये व्यापार करते थे, पशुपालन करते थे, शिकार करते थे या कृषि करते, तो यहां तक के लोग साथियों ये लोग व्यापार तक करने लगे थे। ठीक है ना, व्यापार तक करने लगे थे, ये सारी चीजें तो करते थे लेकिन व्यापार भी करने लगे थे। उसके बाद देखिए किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा प्रस्तुत की, तो अगर आपके एग्जाम में यह पूछा जाए कि पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा किसने प्रस्तुत की, तो माइकल फैराडे ने ही प्रस्तुत की थी पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा। अगला सवाल कह के भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43 का बी जो है ना, ये किसके बारे में साथियों कहता है, देखिए मौलिक अधिकारों के बारे में तो नहीं कहता है, मौलिक कर्तव्यों के बारे में कहता है या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कहता है, मैं कहूंगा ये वाला आपका बिल्कुल सही जवाब साथियों हो जाएगा। ठीक है ना। अगले नंबर का सवाल कह रहे मेमोरी शब्द किससे संबंधित है, तो मेमोरी की अगर बात करते हैं ये लॉजिक कंट्रोल इनपुट स्टोरेज, ये तो स्टोरेज से संबंधित है। मेमोरी जो है ना ये स्टोरेज से संबंधित है। इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी था, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए कह रहे हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पट्ट चित्रकला शैली ये किस भगवान को समर्पित है, तो ये तो साथियों किस भगवान को समर्पित है, भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। किसको, भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। अगला सवाल कह रहे किस मंदिर में आपको गोपुरम दिख जाएंगे, तो किस मंदिर की बात चल रही है, मैं कहूंगा साथियों चिदंबरम में जो शिव मंदिर है यहां पर आपको गोपुरम दिख जाएंगे। अगला सवाल कह रहे कौन सी बीमारी एक परजीवी के कारण होती है, तो इनमें से कौन सी बीमारी है, प्लेग है, मलेरिया है, निमोनिया है, घेंगा है, तो मैं कहूंगा जो मलेरिया
डिप्थेरिया नामक रोग है ना, ये साथियों एक परजीवी की वजह से ही होता है। उसके बाद देखिए बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था? तो बाबर ने जो एक तरीके से इब्राहिम लोदी को हराया था, ये उसके तोपखाने की वजह से हराया था। क्या? तोपखाना की वजह से हराया था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है? यानी कि संक्रामक की अगर बात करते अस्थमा, खसरा, स्कर्वी, मधुमेह, तो मैं कहूंगा खसरा जो रोग है ना, ये एक संक्रामक रोग है। अगला सवाल कह रहे कि जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? तो इसको साथियों पता, पादप भूगोल नहीं कहा जाता, इसको पारिस्थितिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल करके प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड किसे कहा जाता है? तो क्षुद्र ग्रह को, उल्काओं को, आकाश गंगा को या क्यूपर बेल्ट को? तो आपको यह ध्यान रखना है कि आकाश गंगा को कहा जाता है। इनके प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड आकाश गंगा को ही तो कहा जाता है। अगले नंबर का सवाल कह रहे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो किस अनुच्छेद की बात चल रही है? अनुच्छेद 57 की बात चल रही है। यानी कि अनुच्छेद 57 ही राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? तो इसमें से साथियों कौन सी उपधातु है बताइए। देखिए आर्सेनिक भी एक क्या है? एक उपधातु है। उसके अलावा एंटीमनी भी एक उपधातु है और बिस्मथ भी एक उपधातु है। यानी कि सवाल का जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल देखिए आप लोग, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी या यायावर खानाबदोश थे या जनजातीय थे? तो कैसे थे साथियों? शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे वो शहरी थे। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि विद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डिपोल का कुल आवेश कितना होता है? तो कितना होता है साथियों? शून्य होता है, जीरो होता है। ये आपके एग्जाम में अगर सवाल आ जाए तो आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निदेशक सिद्धांतों के अनुप्रयोगों के बारे में बताता है? तो इसमें से साथियों कौन सा अनुच्छेद वो अनुच्छेद है? मैं कहूंगा अनुच्छेद 37 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि पीसी का अर्थ क्या होता है बताइए। तो पीसी की अगर बात करते हैं साथियों, पीसी का अर्थ क्या होता है आपसे पूछा जा रहा है। तो व्यक्तिगत कंप्यूटर यानी कि पर्सनल, और सी से कंप्यूटर हो जाएगा, तो हिंदी में व्यक्तिगत कंप्यूटर इसको कहा जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि निम्नलिखित में से किसने लंदन में सर विलियम हटकर्जन वायले की हत्या की थी? तो किसके द्वारा साथियों हत्या की गई थी? मैं कहूंगा मदन लाल ढींगरा के द्वारा ही लंदन में सर विलियम हटकर्जन वायले की हत्या की गई थी। आपको याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी अंतर्जनित बलों का परिणाम नहीं है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? क्या आपका यहां पर राइट आंसर हो सकता है? तो देखिए नहीं है तो मैं कहूंगा समुद्री तरंग नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर इस सवाल का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सी जल विद्युत में यानी कि कौन सी जल में घुलनशील विटामिन है बताइए। तो कौन सी जल में घुलनशील विटामिन है? तो विटामिन सी आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है करके बाबर ने जो प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग सबसे पहले किस युद्ध में किया था? तो किस युद्ध में किया था साथियों? पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। यह भी आपको याद रखना है। तुलगमा नीति क्या थी? देखिए एक तरफ से मान लीजिए सेना आ रही है, एक तरफ से ये दूसरी सेना है। ठीक है, तो इससे मान लीजिए ये बाबर की सेना है। किसकी सेना है? बाबर की सेना है। तो बाबर की सेना क्या करती थी? तीन तरफ से घेरती थी, एक इस तरफ से, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से। इसको ही साथियों क्या कहा जाता था? तुलगमा पद्धति इसको कहा जाता था। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कह के एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु के द्वारा होता है, जो रेट्रो विषाणु है या जो लेंटे विषाणु है, अरबो विषाणु है, प्रतिरक्षा विषाणु है। तो यहां पर रेट्रो विषाणु आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या साथियों? रेट्रो विषाणु यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल कह रही है वनस्पति विज्ञान की वो शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको साथियों सूक्ष्म जैविकी कहा जाता है? नहीं। माइकोलॉजी कहा जाता है? नहीं। उसको साथियों फाइकोलॉजी कहा जाता है। क्या? वनस्पति विज्ञान की वो शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है उसको साथियों फाइकोलॉजी कहा जाता है। अगले नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर है, यानी कि तारों के अतिरिक्त आकाश गंगा में पाए जाते हैं। तो तारों के अतिरिक्त आकाश गंगा में क्या पाए जाते हैं? गैस और धूल के कण भी पाए जाते हैं। गैस और धूल के कण यहां पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए
अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल करके भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद, या अनुच्छेद लिखा हो, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। तो ये बात किसकी चल रही है, ये अनुच्छेद 19 की बात चल रही है। किसकी साथियों, अनुच्छेद 19 की बात चल रही है, यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट नंबर के सवाल की, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है। तो इनमें से कौन एक यौगिक है, वायु है, पारा है, ओजोन है, अमोनिया है। तो मैं कहूंगा अमोनिया क्या हो जाएगा, ये एक यौगिक हो जाएगा। उसके बाद देखिए सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो सिंधु सभ्यता की अगर बात करें, उसके जो घर होते थे वो किससे बनाए जाते थे, ईंटों से, बांस से, पत्थर से, या साथियों लकड़ी से। तो मैं कहूंगा ईंटों से बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे, ईंटों से बनाए जाते थे। यहां पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे गॉस नामक इकाई में मापा जाता है। तो गॉस नामक इकाई में किसको मापा जाता है, मैं कहूंगा चुंबकीय प्रेरण को मापा जाता है। किसको साथियों, चुंबकीय प्रेरण को ही गॉस नामक इकाई में मापा जाता है। ये आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल करके, अमित भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है, निर्वाचन क्षेत्र की अधिकतम सीमा कितनी है जहां जहां से वह चुनाव लड़ सकता है। तो दो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि निर्वाचन क्षेत्रों की अधिकतम सीमा 2 है जहां जहां से वो चुनाव लड़ सकता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल करके, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर इसमें से कौन सा है बताइए। तो इसमें से सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर की अगर बात करते हैं तो सुपर कंप्यूटर सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल करके, वीर सुरेंद्र साई इनमें से किस स्थान के रहने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी हैं। तो ये साथियों ओडिशा के रहने वाले थे। कहाँ के, ओडिशा के। उसके बाद देखिए अगला सवाल करके, आलूयट्टू राज्य का एक लोक नृत्य है, यानी कि आलूयट्टू लोक नृत्य कहाँ पर किया जाता है, हरियाणा में, नागालैंड में, गोवा में, या साथियों केरल में। तो मैं कहूंगा आलूयट्टू राज्य किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये नागालैंड का लोक नृत्य है। उसके बाद देखिए कह रहे कि जीव विज्ञान की वो शाखा जिसमें कवक यानी कि फंगी का अध्ययन किया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है भाई साहब, उसको माइकोलॉजी कहा जाता है। यानी कि जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है अर्थात फंगी का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको माइकोलॉजी कहा जाता है। और ये एक जीव विज्ञान की ही तो शाखा है। बाबर की मृत्यु कब हुई थी और कहां पर हुई थी बताइए। तो बाबर की मृत्यु कब हुई थी, तो 1530 में हुई थी। कहां पर हुई थी, तो आगरा में हुई थी। इस प्रकार आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, तो बिल्कुल सही है। चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था। तो चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था, मैं कहूंगा एडवर्ड जेनर ने प्रदान किया था। क्या, एडवर्ड जेनर ने प्रदान किया था। और एडवर्ड जेनर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एक इकाई है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एक इकाई है, क्या है साथियों, ऊर्जा है। तो ऊर्जा आपका यहां पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर, यानी कि कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। तो किसकी बात चल रही है साथियों, राम प्रसाद बिस्मिल की बात चल रही है, ठीक है ना। यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल की अगर बात करें तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से ये एक थे। उसके बाद देखिए चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। तो आयरन ऑक्साइड की, फास्फोरस पेटॉक्साइड की, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, या सोडियम पेरोक्साइड की। तो मैं कहूंगा आयरन ऑक्साइड यहां पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड पदार्थ की परत होती है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन है बताइए। तो किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन है, मैं कहूंगा महाराष्ट्र का राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन है। उसके बाद देखिए कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। तांबे की खान के लिए जाना जाता है, खेजड़ी या खेतड़ी कहीं पर लिखा होता है, गया या क्योंझर या सतना। तो मैं कहूंगा खेतड़ी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो साथियों ये आपको सबसे पहले बताना चाहिए कि किस किस के समकालीन थी। देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी, और चीन की सभ्यता के भी समकालीन थी, लेकिन ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। नहीं थी तो आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
उसके बाद देखिए कह रहे कि किसकी विमा रैखिक संवेग की विमा के समान होती है। तो किसकी बात चल रही है साथियों, आवेग की बात चल रही है, यानी कि आवेग की विमा रैखिक संवेग की विमा के समान होती है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि निम्नलिखित में से वो कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं। तो साथियों अगर बात करते देखिए ब्लॉकचेन, मतपत्र या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा ही साथियों भारत में चुनाव कराए जाते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कह रहे कि किसी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है। तो किस में मापी जाती है साथियों, बिट में मापी जाती है। आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। तो किसी शब्द की लंबाई बिट में ही मापी जाती है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो साथियों असत्य कौन सा कथन है, देखिए उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी थी, बिल्कुल सही, दयानंद सरस्वती ने लिखी थी। ब्रह्मा समाज के संस्थापक ने नहीं साथियों, राजा राममोहन राय ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे, राजा राममोहन राय थे। उसके अलावा उनका जन्म गुजरात में हुआ था, बिल्कुल इनका जन्म गुजरात में हुआ था, और ये आर्य समाज के संस्थापक थे। तो कौन सा कथन असत्य है, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर बी वाला असत्य है। असत्य है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यानी कि बाघमारा कीटभोजी घटपर्णी अभ्यारण्य इनमें से किस राज्य में स्थित है। तो ये साथियों पता कहां पर है, ये तो मेघालय में स्थित है। कहां पर स्थित है, ये मेघालय में स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यानी कि गुर्दे यानी कि किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होती है, यूरेटर, नेफ्रॉन, कॉर्टेक्स या साथियों मेडुला। तो यहां पर नेफ्रॉन आपका जवाब होगा, यानी कि वृक्काणु आपका जवाब हो जाएगा। गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई वृक्काणु ही होती है। अगला सवाल करके भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे बताइए। तो भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे साथियों, बाबर थे। बाबर आपका इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक महामारी जनित रोग नहीं है। तो महामारी जनित साथियों रोग कौन सा है, तो मैं कहूंगा हैजा है, मलेरिया है, हाथी पांव है, लेकिन पोलियो नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आकाशगंगा क्या है, क्या ये उपग्रहों का विशाल समूह है, या तारों का विशाल समूह है, या उल्काओं का विशाल समूह, या ये सभी। तो मैं कहूंगा कि आकाशगंगा तारों का एक विशाल समूह है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, यानी कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को साथियों फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का सवाल अब आप लोग देखिए, यानी एक ही प्रकार का परमाणु इनमें से किसमें मिलता है। तो एक ही प्रकार का परमाणु इनमें से किसमें मिलता है, तो प्राकृत तत्व में मिलता है। प्राकृत तत्व आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। तो यह पता कौन सा अनुच्छेद कहता है, यह अनुच्छेद 1 में बात लिखी है कि इंडिया अर्थात भारतीय राज्यों का संघ है। उसके बाद देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां मिले हैं, तो साथियों सुतकोददा में मिले हैं। सुतकोददा भी कहीं पर लिखा होता है तो कहीं पर सुरकोटदा भी लिखा होता है, तो दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए यानी कि बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणन द्वारा क्या निरूपित किया जाता है, आवेग, कार्य, संवेग या शक्ति। तो साथियों कार्य निरूपित किया जाता है। कार्य आपका यहां पर जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण एवं कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 30। तो यहां पर आपका जवाब जो होना चाहिए वो अनुच्छेद 14 के साथ जाएगा। यानी कि संविधान का जो अनुच्छेद 14 है ये कानूनों के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि मेगाबाइट में मापते हैं, यानी कि भूकंप की तीव्रता ये मेगाबाइट में मापी जाती है, या जनसंख्या घनत्व, या शक्ति व्यय की क्षमता, या कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। तो आपका जवाब साथियों जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए, यानी कि मेगाबाइट कंप्यूटर की स्मृति क्षमता में मापते हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि निम्न में से कौन किताबुल हिंद, क्या निम्न में से कौन किताबुल हिंद के लेखक थे जिसने अपनी पुस्तक में आरंभिक 11वीं शताब्दी के भारत का महत्वपूर्ण विवरण दिया था। तो साथियों किसकी बात चल रही है, आपको याद रखना है अल बरूनी की बात चल रही है। यानी कि किताबुल हिंद के लेखक कौन थे, तो अल बरूनी थे, और इन्होंने इस पुस्तक में आरंभिक 11वीं शताब्दी के भारत के बारे में बताया था। उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का सवाल कह रहे कि राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है। यानी कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है, मानस,
मानस नहीं, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान नहीं, गिर नहीं साथियों। ये हेमिस राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करते हैं तो ये कहां पर है, ये लद्दाख में है। कहां पर है साथियों, ये लद्दाख में है, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, यानी कि लसीखा यानी कि लिम्फ पर आक्रमण करता है। तो साथियों क्या आक्रमण करता है, तो जीवाणु आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि लसीखा, ठीक है ना, लसीखा पर आक्रमण करता है, जीवाणु आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, उसके बाद देखिए बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था। तो बाबर ने भारत पर 1526 में आक्रमण किया था। कब किया था साथियों, 1526 में आक्रमण किया था। और रोगों को फैलाने वाले कीटों को क्या कहा जाता है, तो रोगों को फैलाने वाले कीटों को ट्रांसमीटर कहते हैं, वेक्टर कहते हैं, ट्रांसपोर्टर कहते हैं या लिफ्ट कहते हैं। तो क्या कहा जाता है साथियों, वेक्टर कहा जाता है, यानी कि रोगों को फैलाने वाले कीटों को क्या कहा जाता है, वेक्टर कहा जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा में स्थित है। तो हमारा सौरमंडल साथियों ये मंदाकिनी में स्थित है। कहाँ स्थित है, मंदाकिनी में स्थित है। आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि साथियों डेंड्रोलॉजी, क्या डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे, यानी कि पुष्पों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है, वृक्षों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है, नहीं, झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है, बिल्कुल साथियों झाड़ियों के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है, डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया। तो अभी मैंने आपको बताया था साथियों कि भारत राज्यों का संघ है, ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, तो अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार आपका जवाब अगर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है, तत्व बनता है, यौगिक बनता है, मिश्रण बनता है या साथियों गैस बनती है। तो अगर 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दोगे तो वो मिश्रण बन जाएगा, ना कि यौगिक, ना कि तत्व। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन ये कहां पर है, मुझे बताइए। साथियों देखिए जो आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है, ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का एग्जाम है, इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि आपके रीजनिंग के 35 सवाल आएंगे। कितने सवाल आएंगे साथियों, रीजनिंग के आपके 35 क्वेश्चन आएंगे। उसी प्रकार साथियों मैथ की अगर बात करें तो मैथ के भी आपके कितने क्वेश्चंस आएंगे, मैथ के भी आपके 35 क्वेश्चंस आएंगे। और जीएस के और उसके अलावा साथियों करंट अफेयर के आपके कितने क्वेश्चंस आएंगे, 50 क्वेश्चंस आएंगे। यानी कि कुल मिला के साथियों 120 प्रश्नों की आपकी परीक्षा होगी, ठीक है ना। तो मेरा ऐसा मानना है और मैं ऐसा आपको साथियों करा दूंगा अगर आप यहां से तैयारी करते। देखिए अगर आप वाकई में 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप टारगेट ये लेकर चलिए कि रीजनिंग के 35 में से 35 सवाल आपको सही करना है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो आप मानकर चलिए साथियों 33 मान लीजिए कहीं ना कहीं। उसी प्रकार अगर बात करें मैथ में 35 में से कुछ नहीं तो आपको लेकर स्कोर चलना है 35/35 का। लेकिन कोई बात नहीं, अगर 30 आप सवाल सही कर लेते तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो ये आपके कितने हो जाएंगे साथियों, ये आपके 66 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे साथियों, 66 हो जाएंगे। उसी प्रकार अगर बात करते हैं साथियों तकरीबन यहां पर आपको लगभग 33-34 सवाल सही करना होंगे। तो ये आपके कितने हो जाएंगे, या अगर बात करते हैं साथियों यहां पर देखिए हमें लगभग 100 के आसपास का स्कोर लाना है, यानी कि 100 सवाल आपको बिल्कुल सही करना है। अब यहां पर साथियों आप 6 भी बढ़ा सकते हैं, यानी कि 50 में से 36 कर सकते हैं, या इसमें एक सवाल बढ़ा सकते हैं। यानी कि अगर आप फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है ना, फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको 120 सवालों में से तकरीबन 100 सवाल बिल्कुल सही करना होंगे। कितने सवाल साथियों, 100 सवाल आपको बिल्कुल सही करना होंगे, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें एक आध आप बढ़ा भी सकते हो, एक आध आप घटा सकते हो। जो आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग है उसको आप साथियों यहां पर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसमें 37 तो नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हाँ इसमें आप एक जरूर मैथ में मतलब 31-32 आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए तो अब कह रहे कि कालीबंगन साथियों ये कहां पर है, तो ये तो राजस्थान में। कहां पर है कालीबंगन, ये साथियों राजस्थान में पड़ता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, यानी कि एक फ्यूज निम्न में से किससे विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है। तो ये साथियों अतिभारण आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कह रहे कि भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं साथियों, भारत के राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है, तो स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है, तो बाइट यहां पर आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा।
जाएगा। अगला देखिए कह रहे कि लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इनमें से किस वर्ष में आयोजित किया गया था। तो जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो तो 1931 में हुआ था। देखिए पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में, और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन कहां पर हुए थे? लंदन में ये तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे। उसके बाद देखिए अभिसारी परतों के किनारे के टकराव द्वारा भूमि अपर्दन निर्माण होता है, या महासागरीय घाटियों का निर्माण होता है, या पर्वतीय संरचना का, या मध्य महासागरीय का? तो मैं कहूंगा पर्वतीय संरचना का निर्माण होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल है, आपके स्क्रीन पर इस सवाल को देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। यानी कि गर्भनाल में कितनी धमनियां होती हैं? तो गर्भनाल में साथियों 2 धमनियां होती हैं। कितनी धमनियां होती हैं? 2 धमनियां होती हैं। यानी कि आकाश गंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी, तो साथियों किसने देखी? मैं कहूंगा गैलीलियो ने देखी थी। आकाश गंगा मंदाकिनी सबसे पहले गैलीलियो ने ही देखी थी, ठीक है ना। तो ये साथियों तकरीबन 100 सवाल के आसपास आप लोगों ने देखे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार आप लोग लाइक करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से भी आप लोग बता दीजिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। उसके अलावा साथियों आरपीएफ कांस्टेबल की अगर हम बात करते हैं, तो अगर आप वाकई में इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, देखिए मैंने आपको 2 तरीके की पीडीएफ बताई थी। अगर आप 249 वाली पीडीएफ लेंगे तो आपको सभी एग्जाम्स की पीडीएफ मिल जाएंगी, लेकिन आप सिर्फ आरपीएफ कांस्टेबल की लेना चाहते हैं तो सिर्फ आपको 45 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। इस 45 रुपए में आपको साथियों पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर 45 रुपए वाली अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आरपीएफ कांस्टेबल पीडीएफ का। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे तो ये पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी। उसके अलावा साथियों आरपीएफ कांस्टेबल की प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ वीडियोज ओपन हो जाएंगे। मैं कहूंगा एग्जाम से पहले पहले इन सभी वीडियो को अगर आप वॉच करके चले जाएंगे तो आपकी तैयारी मजबूत हो जाएगी, और जब तैयारी मजबूत हो जाती है तो फिर एग्जाम बहुत आराम से पास हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।